हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, ये चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से सेकंड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में भी हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी अपलोड कर रखे हैं एमसीक्यू फिजिक्स 12 प्लेलिस्ट में, जैसा कि यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एमसीक्यू फिजिक्स 12। इस प्लेलिस्ट में आपको टर्म 1 के लिए काफ़ी सारे एमसीक्यूज पर वीडियोज़ मिल जाएंगे 12th के लिए, राइट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को देखने के बाद, प्रैक्टिस अच्छे से होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिए। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, इससे हमें लगता है कि वाकई में आपको ये हेल्पफुल है वीडियोस। और इस वीडियो में भी हम 4 चैप्टर से एमसीक्यूज लेने वाले हैं, कुछ अच्छे। ये सेकंड वीडियो है। अगर आपको इस प्लेलिस्ट को फाइंड करने में चैनल पर कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप इस प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए विदाउट एनी डिले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन दिखा हुआ है, द वायर शोन इन फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, गिवन रेडियस ऑफ द बेंट कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अच्छे से आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर वायर के सेगमेंट्स हैं, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर फिर ये बेंट कॉइल की फॉर्म में है, बी से लेकर सी तक, राइट। फिर सी से डी तक फिर एक स्ट्रेट वायर है, ओके। और इन तीनों सेगमेंट से सेम करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, ओके। और यहाँ पर देखिए ये एंगल है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो कॉइल है, ये जो यहाँ पर वायर कॉइल की फॉर्म में बैंड हो रखी है, ये कितना एंगल बना रही है? ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि एक सर्कल जो होता है सेंटर पर 2 पाई एंगल बनाता है, राइट। तो ये अगर है पाई बाई 2 तो रिमेनिंग एंगल जो है ये एंगल, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2, ओके। सो ये एंगल हो जाता है स्टूडेंट्स 3 पाई बाई 2, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ए से बी तक की जो वायर है, इसकी वजह से क्या सेंटर ओ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर सेंटर पर? या फिर सी से डी तक जो ये वायर है, क्या इसकी वजह से कोई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर? क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। कितना होगा इन तीनों वायर सेगमेंट्स की वजह से, जिसमें कि 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि ए से बी तक जो वायर है और सी से डी तक जो वायर है, इसके कारण यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। लेकिन वायर पर या वायर के आगे, बिल्कुल अगर हम वायर को एक्सटेंड करें, यानी ये वायर पर कोई पॉइंट है या उसके आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाता है, ए से बी तक जो वायर है, सी से डी तक जो वायर है, इसके कारण यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बी से सी तक ये जो वायर का सेगमेंट है, जो कि एक आर्क बना रहा है, जो कि एक बेंट कोइल बना रहा है, ओके, यानी इसको कोइल की फॉर्म दी गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। और आपको अगर याद हो कि अगर कोई वायर इस तरीके से आर्क की फॉर्म में है, इसमें करंट फ्लो करता है आई, और ये आर्क अपने सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है थीटा, और यहाँ पर रेडियस है आर, तो सेंटर पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? अगर सेंटर पॉइंट ओ बोलें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? तो इसके लिए फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, यानी ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, ओके। तो थीटा यहाँ पर रेडियन में, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको पाई बाई 2 में या फिर 3 पाई बाई 2 में कन्वर्ट किया था, ओके। तो बताइए कितना होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर है 10 एम्पियर, और आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? देखिए 3 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ओके। 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है सेंटीमीटर से, ओके। आगे दिया हुआ है 3 पाई बाई 2, राइट स्टूडेंट्स। 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 5 10, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 10⁻⁻⁷, यानी इस पूरे की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, राइट। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 5 इंटू पाई, एंड अपॉन में है स्टूडेंट्स 10⁻⁻²। अगर हम 10⁻⁻² को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे ऊपर, तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 10⁻+2, ओके। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁻7 है, यहाँ पर 10⁻+2 है, तो कितना होगा नेक्स्ट लाइन में? ये हो जाएगा 10⁻⁻5, राइट। और आगे होगा 5 पाई, ओके स्टूडेंट्स। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको आगे सॉल्व करेंगे।
5 इंटू, देखिए स्टूडेंट्स आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5, राइट। ये होगा 5 इंटू 4 0 और ये 2 और ये 7 एंड 1570, राइट। और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, यानी 15.70 इंटू 10⁻⁻5, राइट। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेकर जाएं, तो ये होगा 1.57, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 10⁻⁻4, यानी आप डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है यहाँ पर -4 से -4 हो जाएगी। तो आंसर आया देखिए स्टूडेंट्स 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑप्शन देखिए 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ऑब्टेन करना है हमें। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है जहाँ पर आपको डिफरेंट वायर के सेगमेंट दिए होंगे और आपसे सेंटर पर या किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, द करंट लूप ABCDE फॉर्म्ड बाय 2 सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ रेडियाई R1 that is 4 cm and R2 that is 6 cm with common center at O, यानी दोनों ही आर्क का BCD जो आर्क है ऊपर वाली, जो ये वायर के सेगमेंट से बनाई हुई जिसमें करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर, देख लीजिए इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरे की है 6 सेंटीमीटर, नीचे भी एक आर्क है, दिख रहा होगा आपको। ओके, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, देखिए स्टूडेंट्स 2 एम्पियर, आगे बोला जा रहा है विद कॉमन सेंटर एट O कैरीज I इक्वल टू 2 एम्पियर करंट एज गिवन इन फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है, यानी π/2 दे रखी है। इसका मतलब ये वाली आर्क जो है, AE आर्क जो है, जो वायर से बनी है, वायर को बेंड किया गया है, कोयल की शेप दी गई है, उसको एक आर्क दिया गया है, कंप्लीट पूरा एक सर्किल नहीं बना रही है, आर्क बना रही है। तो इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एंगल सबटेंड करती है आर्क π/2। तो ऊपर वाली आर्क यानी ऊपर वाली कोयल जो है, ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये करेगी 3π/2, यानी 2π माइनस π/2 कितना होता है 3π/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप पहले तो ये देखिए कि एंगल कितने कितने सबटेंड होते हैं, एक होता है π/2, दूसरा होता है 3π/2, यानी ऊपर वाली आर्क 3π/2 सबटेंड करती है। दूसरा ये देखिए कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, कितने वायर के सेगमेंट्स हैं, देखिए A से लेकर B तक एक सेगमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा D से लेकर E तक एक वायर सेगमेंट है, इसकी वजह से सेंटर पर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा BCD आर्क हो गई ऊपर वाली, और एक ही हो गई AE। तो वही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था स्टूडेंट्स कि A से लेकर B तक की जो वायर है और D से लेकर E तक की जो वायर है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वायर पर या वायर की डायरेक्शन में आगे, ओके, अगर हम वायर को एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता उस वायर की वजह से, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई B ड्यू टू AB सेक्शन के द्वारा क्या होगा, 0 होगा सेंटर पर, और B ड्यू टू DE सेक्शन की वजह से भी 0 होगा। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग सेगमेंट्स क्या बचे, BCD एंड AE। ओके, अब आप देखिए दोनों में ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब सेंटर पर जो भी फील्ड होगा दोनों का वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी हुआ है कोयल में अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो सेंटर पर भी क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो अगर दोनों का फील्ड इनवर्ड है तो इसका मतलब दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड जो होगा दोनों का एडिशन करके आएगा। सोचिए अगर ऐसा कुछ होता कि एक कोयल में क्लॉकवाइज में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब दोनों का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता और नेट फील्ड आता फिर सबट्रैक्ट करके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। तो यहाँ पर तो दोनों का फील्ड इनवर्ड है तो इसलिए हम एडिशन कर देंगे। तो नेट फील्ड कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, नेट फील्ड निकलेगा, दोनों का अलग अलग फील्ड निकालेंगे, एक तो हो जाएगा BCD आर्क की वजह से यानी वायर के सेगमेंट की वजह से, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा AE की वजह से, AE वायर का जो सेगमेंट है। अब देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला वही कॉमन लगेगा, μ0I/4π, देखिए BCD के लिए हो जाएगा R1 और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए नीचे है π/2 तो ऊपर कितना होगा 3π/2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3π/2 थीटा की वैल्यू। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, μ0/4π R2 एंड देन एंगल की जगह आएगा π/2। फॉर्मूला आप ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में जान चुके हैं। अब देखिए दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, ये आ जाएगा μ0I, क्योंकि I तो दोनों में सेम है। किसी क्वेश्चन हो सकता है I दोनों में अलग हो, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को करें। अपॉन 4π तो कॉमन आ ही जाएगा, राइट।
तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3π/2 एज इट इज़, और इसके लिए हो जाएगा R1, देखिए यहाँ पर R1 है, राइट। प्लस दूसरे में क्या होगा स्टूडेंट्स, π/2 एज इट इज़, और ये हो जाएगा R2। अभी आप देखिए इन दोनों टर्म्स में भी आप π/2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ से π/2 कॉमन लेते हैं तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो, μ0/4π, और यहाँ पर हमने लिख दिया है π/2 और हमने कॉमन ले लिया है स्टूडेंट्स। तो क्या बचा, 3/R1 प्लस 1/R2। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। और फील्ड कैसा होगा, इन्वर्ट होगा, ये भी आप ध्यान रखें यहाँ पर। चलिए इसको मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप R1 R2 की वैल्यूज़ रखेंगे, तो R1 R2 आपको सेंटीमीटर में दिए हैं, अगेन आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। μ0/4π की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स μ0I/8, राइट, μ0I/8। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा अंदर 3/R1 कितना है स्टूडेंट्स, 4, यानी 4 × 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था, मीटर में हमने कन्वर्ट किया 10⁻² से मल्टीप्लाई करके, प्लस ये हो जाएगा 1/6 × 10⁻²। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा पावर में, तो ये जाएगा स्टूडेंट्स μ0I/8। देखिए अब इसमें हम I की वैल्यू भी रखेंगे, μ0 की वैल्यू भी रखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे आप 10⁻² को दोनों तरफ, तो ये प्लस हो जाएगी पावर ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻²। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 × 100, यानी कितना हो जाएगा 300/4। ओके, ये हो जाएगा 100/6, राइट। नेक्स्ट लाइन में आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। μ0 की वैल्यू रखेंगे, μ0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 4π × 10⁻⁷। I यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, नीचे कितना हो गया 8 हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट। अंदर ब्रैकेट में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये होगा स्टूडेंट्स 1100, राइट। और इट विल बी 4, 2 और 8, ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, देखिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। 1100/12, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1100 / 12, जल्दी से लिख लेते हैं। 1100/12 91.67 अप्रोक्सीमेटली इंटू 3.14, क्योंकि यहाँ पर पाई भी है, एन इंटू 10⁻⁷। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 3.14 से कर देते हैं तो ये आएगा लगभग स्टूडेंट्स 287.8 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी 2.88, ओके, राउंड ऑफ भी कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर आप इसको 2 प्लेस इधर खिसका रहे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो पावर क्या हो जाएगा, -7 से -5 हो जाएगा। ओके, अभी देखिए आंसर 2.88 × 10⁻⁵, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल्स, ओके, जिनकी रेडियस R1 है और एक की रेडियस R2 है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो फील्ड कैसा होगा, इन्वर्ट होगा, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2.88 × 10⁻⁵ टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 charged particles traverse identical helical paths in a completely opposite sense in a uniform magnetic field B। तो यहाँ पर B की वैल्यू दी है, B = B0 K कैप। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रखा होगा कि भाई अगर K कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है y एक्सिस की तरफ, और मैग्नीट्यूड है B0। तो अगर हम इधर y एक्सिस मान लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, y के अलोंग हो गई, वैल्यू क्या है, B0 है। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हेलिकल पाथ वो ट्रैवर्स करते हैं, राइट। तो आइडेंटिकल हेलिकल पाथ हैं लेकिन अपोजिट सेंस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल में किसी एंगल पर आप पार्टिकल को आप किसी एंगल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं, तो मान लीजिए इस पार्टिकल ने इस तरीके से एक हेलिकल पाथ यहाँ पर ट्रेस किया, इस तरीके से मूव करता है। आपको पता होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी एंगल पर आप पार्टिकल को भेजते हैं तो एक हेलिकल पाथ जो है ट्रैवर्स करता है। ओके, दूसरा जो पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम आइडेंटिकल हेलिकल पाथ, बिल्कुल आइडेंटिकल हेलिकल पाथ ट्रैवर्स करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मान लीजिए आप राइट से देखें तो अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, रेडियस दोनों की सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो अगर अपोजिट सेंस में घूमते हैं तो इसका मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ये बात तो कंफर्म है। अगर अपोजिट सेंस में दोनों घूमते हैं, क्लॉकवाइज में घूम रहा है एंटी क्लॉक, तो इसका मतलब दोनों पर, एक पर अपोजिट चार्ज है, एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर नेगेटिव है। दूसरा, अगर आइडेंटिकल पाथ है तो इसका मतलब रेडियस सेम है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियस का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान देंगे, mv/qb। ओके, अब देखिए b यहाँ पर सेम है, b की वैल्यू क्या है? b0 है। ओके, और v यहाँ पर सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब मान लीजिए इसको हम मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, v/q/m इंटू b। अब सोचिए दोनों की सेम वेलोसिटी है, सेम फील्ड है, तो अगर दोनों की रेडियस सेम है इसका मतलब q/m भी सेम होना चाहिए, चार्ज टू मास रेशो भी सेम होना चाहिए। दोनों की रेडियस सेम होने के लिए q/m की वैल्यू यानी चार्ज टू मास रेशो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों पर चार्ज और दोनों का मास भी सेम हो, वो तो हो सकता है, अगर दोनों पर चार्ज भी सेम है, दोनों पर मास भी सेम है, तो भी वो आइडेंटिकल हेलिकल पाथ ट्रेस करेंगे। लेकिन अगर एक पर मान लीजिए 2q चार्ज है और 2m मास है, राइट, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, अभी भी चार्ज टू मास रेशो कितना हो गया? q/m हो गया। तो ध्यान रखें कि दो पार्टिकल आइडेंटिकल हेलिकल पाथ ट्रेवर्स कर सकते हैं अगर दोनों का चार्ज टू मास रेशो इक्वल है और दोनों पर अपोजिट चार्ज है, तो उनका सेंस ऑफ रोटेशन भी अपोजिट होगा। तो उस केस में अगर हम मान लें एक पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो है e/m फॉर फर्स्ट पार्टिकल, राइट, दूसरे पर भी कितना है चार्ज टू मास रेशो? वो भी कितना है? e/m, और ये सेकेंड लिख देते हैं हम, तो दोनों पर इक्वल है। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस, राइट, यानी ये कैसा हो सकता है? ये नेगेटिव हो सकता है, राइट। इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है कैसा? नेगेटिव है, क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e/m1, इसको इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा e/m2 = 0। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी, चार्ज टू मास रेशियो सेटिस्फाइज e/m फॉर 1 यानी फर्स्ट पार्टिकल प्लस e/m फॉर सेकेंड पार्टिकल = 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, राइट। यानी ध्यान रखिएगा आप, अगर सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है तो इसका मतलब एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है। दूसरा, अगर आइडेंटिकल पाथ है यानी जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है, तो उस केस में चार्ज टू मास रेशो इक्वल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि चार्ज भी इक्वल हो, मास भी इक्वल हो। ओके, तो विद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी आर इन टर्न अलाउड टू पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ motion of the particle. The ratio of radii of the circular paths described by them is. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। तो हमने यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोटॉन है। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ओके, बोल रहे हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के मान लीजिए, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के मान लीजिए। दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मली उनको मूव कराया जा रहा है, राइट। मान लीजिए यहाँ पर फील्ड मैंने इनवर्ड बनाया क्योंकि क्रॉस से हम इनवर्ड फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए परपेंडिकुलर इस तरीके से एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पर बताना है दोनों की जो रेडियस होंगी, दोनों की जो रेडियस होंगी, उनका रेशो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स दोनों का रेशो सेम होगा, यानी दोनों की रेडियस जो है वो सेम होगी। मान लीजिए r होगी, तो उनकी रेडियस का रेशो क्या होगा? उनकी रेडियस का रेशो होगा 1:1, क्योंकि जब दोनों की रेडियस सेम है तो उनका रेशो क्या होगा? 1:1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब जान लेते हैं कैसे होगा। समझिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। हमने अभी समझा था स्टूडेंट्स कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r = mv/qb, ये होता है स्टूडेंट्स। और आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, k = p²/2m। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको समझ लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k = p²/2m। अभी आपको मैं बता दूंगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखिए, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², राइट। अगर आप यहाँ पर राइट साइड में m से मल्टीप्लाई कीजिए, m से डिवाइड कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। m से आपने मल्टीप्लाई किया, m से आपने डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा m² v² और नीचे हो गया देखिए m, और ये m² v² क्या हो जाएगा, p²। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं k = p²/2m,
राइट। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं k² इक्वल टू बी स्क्वायर बाई k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, पी स्क्वायर होगा k 2m। तो p क्या होगा, p होगा अंडर रूट 2mk। ओके, p मतलब मोमेंटम mv इक्वल टू अंडर रूट 2mk। राइट, अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं रेडियस के फॉर्मूले में। अभी हमने ऐसा क्यों किया अभी समझेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। तो हमने इस रेडियस के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, हमने लिखा इसको 2mk अपॉन QB। अब देखिए सेम फील्ड में दोनों एंटर कर रहे हैं, तो यानी B कांस्टेंट है दोनों के लिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक रिलेशन मिला कि रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट m अपॉन क्यू के। राइट, यानी एक फॉर्मूला हमें यहाँ से मिला, एक रिलेशन हमें यहाँ से मिला, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m बाई क्यू। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m बाई क्यू। तो किसी भी पार्टिकल की जो रेडियस होगी वो अंडर रूट m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना होता है, अगर हम प्रोटॉन का मास मान लें mp, तो अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 4mp, यानी प्रोटॉन के 4 टाइम्स होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं और एक न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में भी 2 न्यूट्रॉन हैं 2 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर होता है इन दोनों से। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन का मास mp है तो अल्फा का हो जाएगा 4mp, उसका 4 टाइम्स 4 गुना। ये है प्रोटॉन और ये है अल्फा पार्टिकल, ए सेम इसको मान लेते हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर इस पर चार्ज ई है, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज ई होता है प्लस ई, तो इस पर अगर ई है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 2e चार्ज अल्फा पर, क्योंकि अल्फा पर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता नहीं है, तो 2 प्रोटॉन पर कितना चार्ज हुआ 2e। राइट, तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम अल्फा की रेडियस का फॉर्मूला बनाएं तो क्या हो जाएगा, अल्फा की 4mp अंडर रूट 4mp अपॉन 2e, और प्रोटॉन का क्या हो जाएगा अंडर रूट mp अपॉन e। राइट, इन दोनों का अगर आप रेशो निकालें r अल्फा अपॉन r प्रोटॉन, राइट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये अंडर रूट 4 जो है 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट mp डिवाइड बाई 2e, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर नीचे तो क्या है mp अपॉन e है ही, mp से mp कैंसिल, e से e कैंसिल, पूरा कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन 1, यानी कितना रेशो आया 1:1 आया। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी उन्होंने सेम बोला है दोनों की, तो जो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है उनकी रेडियस का रेशो 1:1 आएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल लें उस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले सकते हैं, 2 पार्टिकल हो सकते हैं, तो सभी पार्टिकल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस पार्टिकल में कितना मास होता है, कितना उस पर चार्ज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछे गए हैं। राइट, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए इस तरीके से। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Biot-Savart law indicates that moving electron produces a magnetic field B such that, ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेक्टर जो है वो v वेक्टर से हम उसको डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को b वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, b परपेंडिकुलर टू v, b पैरेलल टू v, या फिर इट ऑलवेज इनवर्स क्यूब लो, या फिर इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जो b है क्या वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो आपने देखा है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो आप राइट हैंड थंब रूल भी लगाते हैं। मान लीजिए इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल भी लगाते हैं। तो अगर थंब को आप पॉइंट करते हैं करंट की दिशा में तो कर्वेचर ऑफ फिंगर हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे राइट साइड फील्ड इनवर्ड होगा, इसलिए हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर देखिए आप क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, और लेफ्ट साइड जो होगा उधर आउटवर्ड होगा। तो करंट कैरिंग वायर के लेफ्ट साइड फील्ड आउटवर्ड होता है अगर डायरेक्शन करंट की अपवर्ड डायरेक्शन में है प्लेन ऑफ पेपर में, और राइट में इनवर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा अगर करंट इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे अपोजिट दिशा में। तो v अगर हम उसकी वेलोसिटी मान लें तो आपने देखा राइट साइड फील्ड इनवर्ड है, लेफ्ट साइड फील्ड आउटवर्ड है। तो आप ऐसे ही यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। यानी इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आता है तो बायोट-सावर्ट लॉ की जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो, उसमें हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी यानी डी भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई, और हम यहाँ पर लिखते हैं क्यू वेक्टर वी क्रॉस आर कैप।
अपॉन आर स्क्वायर, राइट। इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग होगा वेक्टर वी क्रॉस आर कैप वेक्टर के। और वेक्टर वी क्रॉस आर कैप क्या होगा, वी और आर के परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है और यहाँ पर एक करंट एलिमेंट है तो ये हो गया आर, और ये हो गया मान लीजिए वी डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें भी लेना चाहें। तो आपने देखा कि वी और आर इस स्क्रीन के प्लेन में है या फिर पेपर के प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड है तो पेपर के इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ओके, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। अगर यहाँ पर आप आर वेक्टर लिखते हैं तो नीचे आ जाता है आर क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो नीचे आर स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पर आर क्यूब। ओके, लेकिन आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस देख लीजिए। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस, यानी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर होगा। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एट 45 डिग्री, ये स्टूडेंट्स 45 डिग्री है, 45 डिग्री टू द एक्सिस एंड हैंस एग्जीक्यूट हेलिकल पाथ, क्या वो हेलिकल पाथ बनाएगा। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, या फिर सोलेनॉइड की जो एक्सिस है उसके अलोंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन वैसे यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, डी होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड में एंटर करता है, और आपकी सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसी है कि भाई करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरफ आप लेफ्ट से देखते हैं तो आपको करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज नज़र आती है। तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोलैरिटी मान लीजिए, इधर हो जाएगा नॉर्थ पोलैरिटी। जरूरी नहीं है इधर नॉर्थ इधर साउथ भी हो सकती है। तो मान लीजिए इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। तो इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, और हो सकता है इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से प्रोजेक्ट किया गया हो या हो सकता है इलेक्ट्रॉन राइट से प्रोजेक्ट किया हो, दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर लेफ्ट से किया गया है तो आप देखेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड होता है इनसाइड सोलेनॉइड, तो करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। और अगर सेकेंड सिचुएशन होगी तो एंगल हो जाएगा थीटा 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट में और फील्ड है राइट में। तो थीटा होता है वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो दोनों ही केस में साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, QVB इंटू 0 यानी 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहे आप लेफ्ट से प्रोजेक्ट करो चाहे आप राइट से प्रोजेक्ट करो, जब वो सोलेनॉइड के अंदर जाएगा उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी फील्ड के कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ना तो एक्सेलरेट होगा, ना उसका पाथ सर्कुलर होगा, ना हेलिकल होगा। इसका मतलब जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो एंटर किया है उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सोलेनॉइड के अंदर से एक्सिस के लॉन्ग पास होता हुआ निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोइल बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट आई। यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, और यहाँ पर सेंटर पर इस जो स्क्वायर की फॉर्म में जो कोइल बैंड हो रखी है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो अगर किसी कोइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है तो सेंटर में फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ, यानी नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ की टिप बताती है हमें, है ना। अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब साउथ, साउथ की टिप बता रही है, तो इसका मतलब आपके फेसिंग साइड साउथ पोलैरिटी है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी हुई, जब आप इसकी तरफ देखेंगे तो नॉर्थ का मतलब फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, इसका मतलब सेंटर पर फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। चलिए खैर यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पूछी है, यहाँ पर पूछा एक्सप्रेशन। तो अगर हमें पता है फॉर्मूला फॉर फाइनाइट वायर के लिए, मान लीजिए कोई वायर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है, तो उससे किसी परपेंडिकुलर ए दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था।
कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स? फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa और ब्रैकेट में होता है साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी वायर का एक एंड उस सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है और दूसरा एंड क्या एंगल बना रहा है। तो दोनों यहाँ पर देखिए आप 45 डिग्री 45 डिग्री हैं। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷, और म्यू नॉट अपॉन 4π की पूरे की होती है 10⁻⁻⁷। ओके, आई कितना दिया हुआ है यहाँ पर, आई है आई। ओके, खैर यहाँ पर हमें म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू नहीं पुट करनी है, मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाना है, तो आप इसको एज इट इज रखें। सॉरी, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है म्यू नॉट अपॉन 4π की। आप यहाँ पर देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4πa को एज इट इज रखिए, क्योंकि इस वायर से ओ सेंटर की दूरी जो है वो भी कितनी है, a है, राइट। तो साइन θ1 साइन θ2 की वैल्यूज पुट करनी है, सिंपली बहुत आसान है। साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, राइट स्टूडेंट्स। देखिए इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। अभी हम एक वायर के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर सिर्फ एक वायर के द्वारा, यानी एक साइड के द्वारा कितना होगा, तो ये होगा 2/√2, और √2 से √2 कैंसिल होगा, यानी √2 आ जाएगा। सो इट विल बी √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। अब देखिए एक वायर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है सेंटर पर, कितना यहाँ पर सेंटर पर कितना कर रही है, √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। तो यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 4 हैं। ओके, तो नेट फील्ड कितना होगा सेंटर पर, नेट फील्ड होगा इसका 4 टाइम्स, यानी 4 इंटू √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa आप कर दीजिए, यानी जो वैल्यू आई थी उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई देखिए, √2 म्यू नॉट आई अपॉन πa। ऑप्शन में देखिए आप जल्दी से, √2 म्यू नॉट आई अपॉन πa, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, √2 म्यू नॉट आई बाई πa। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, हमने पहले एक फाइनाइट वायर की वजह से फील्ड निकाला, फिर हमने उसका 4 टाइम्स कर दिया, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। ओके राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, जैसे हमने यहाँ पर एक साइड का निकाला था फिर 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह यहाँ पर हमें एक साइड का निकालना है फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोइड पर, ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर नेट फील्ड पूछा है। और यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू भी दी है 1 एम्पियर और साइड की वैल्यू भी दी है 4.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, सेंटर पर बोला जा रहा है। ओके, आप भी सत कीजिए, इसको बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम PQ वायर की वजह से ओ सेंटर पर फील्ड निकालें पहले, फिर उसका हमें 3 टाइम्स कर देना है, राइट। तो हम पहले निकाल लेते हैं फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू PQ वायर। फॉर्मूला सेम लगेगा स्टूडेंट्स, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ए हो गया एस से ओ की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी है ए, इसको हम ए बोलेंगे, राइट। और ये हो जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2, राइट। अगर हम POS ट्राइंगल को लें, POS ट्राइंगल, तो यहाँ पर tan θ1 की वैल्यू क्या होगी, PS अपॉन SO, और PS कितना है, PS है L/2, क्योंकि ये पूरा L है तो ये कितना हो जाएगा L/2, और ये भी कितना हो जाएगा L/2, तो PS है L/2 और SO है A, राइट स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा tan θ1 की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी, और सॉरी θ1 की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी, और θ2 की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, क्योंकि ये पूरा कितना है 120 का, ये 120 है, ये भी 120 है, और ये भी 120 है। आप इतना तो जानते होंगे मैथमेटिक्स में, सेंट्रॉइड पर अगर हम मीडियंस को मिलाएं तो ये एंगल 120, ये भी एंगल 120 और ये भी एंगल 120, तो इनका हाफ कितना हो जाएगा 60। तो θ1 θ2 कितना हो गया 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ए हो गया यहाँ पर L/2 अपॉन √3, ये बात आप ध्यान रखें, राइट। ए कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए हो गया L/2 अपॉन √3। अभी आगे ये इसमें हमें पुट करनी होगी वैल्यू, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका हमें 3 टाइम्स भी करना है बाद में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷, वैल्यूज पुट कर देते हैं। आई कितना है यहाँ पर 1 एम्पियर, ए कितना है स्टूडेंट्स, ए है L/2 अपॉन √3, ध्यान देंगे इसको हम L/2 √3 भी लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, L/2√3। ओके, और ये हो जाएगा sin 60 प्लस sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3/2 प्लस √3/2। ओके, अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2√3। ये नीचे से ऊपर जाएगा, राइट, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, अपॉन L इंटू √3 प्लस √3/2 प्लस √3/2 कितना होगा स्टूडेंट्स, √3, राइट। √3 इंटू √3 कितना होगा, अभी ये वैल्यू हो गई √3। ओके, और √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 2 यानी 6। सो इट विल बी 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन L की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देखिए क्वेश्चन में 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये फील्ड आया है यहाँ पर एक साइड की वजह से, कितना आया है, 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁻2। और अगर आपको नेट फील्ड निकालना है सेंटर पे तो इसका क्या कर देना है, 3 टाइम्स कर देना है। 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस 10⁻+2 अपॉन 4.5, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4.5, राइट स्टूडेंट्स। और इसको आप डिवाइड करेंगे 18/4.5 को तो ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ऑप्शंस में देखिए आप जल्दी से, 4 इंटू 10⁻⁻5, ऑप्शन डी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही होगा, राइट। 18/4.5 की वैल्यू 4 होती है, राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं इसीलिए हमने इसका क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम ऑफ अ टेलीविजन ट्यूब मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स डाउन। द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम है जो कि टेलीविजन ट्यूब से, यानी टेलीविजन ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरीके से। फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए इसको थोड़ा सा 3D में डायग्राम को बनाया गया है, ऑल्दो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, राइट, ध्यान देंगे क्योंकि जो 4 डायरेक्शंस हैं उनके बीच में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो आप लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल, या फिर आप राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं अगर आपको पता हो कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है और फील्ड किधर है, राइट। तो हम इलेक्ट्रॉन को बाद में एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किधर, साउथ से नॉर्थ। फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल लगाइए। लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल में फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करनी है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप कीजिए स्क्रीन की तरफ देखकर, फर्स्ट फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। सेकंड फिंगर को आपको, यानी मिडिल फिंगर को आपको करना है पॉजिटिव चार्ज की मोशन की तरफ। देखिए मैंने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी तरफ, और थंब आपको बताएगा किधर फोर्स लगेगा। तो अगर आप इसको आप अच्छे से पॉइंट कर लेते हैं तीनों को, तो आपको मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है टूवर्ड्स वेस्ट। किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। तो जस्ट इतना होता है कि नेगेटिव पर उसका अपोजिट लगता है। अगर सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव पर जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नेगेटिव पर उसके अपोजिट लगेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो जो सेकेंड फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है, वो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट होती है। ओके, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब बताता है किधर फोर्स लग रहा है उस पर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पर लेफ्ट की तरफ यानी टूवर्ड्स वेस्ट फोर्स लग रहा है, तो नेगेटिव पर किधर लगेगा, नेगेटिव पर ईस्ट की तरफ लगेगा। अगर नेगेटिव साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर पॉजिटिव साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उस पर वेस्ट की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर खैर पॉजिटिव हमने एज्यूम किया था, एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव मूव कर रहा है, किधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो नेगेटिव पर फोर्स लगेगा ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। सो नेगेटिव जो यानी जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आप तीनों लॉज को अच्छे से यूज़ करना सीख लीजिए, राइट हैंड पाम रूल, या फिर लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बाय मिस्टेक ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हाट विल हैपन टू द इंस्ट्रूमेंट्स? वोल्टमीटर इज डैमेज, एमीटर इज डैमेज, बोथ आर डैमेज और नन इज डैमेज्ड. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है. नॉर्मली क्या होता है, रेजिस्टेंस की सीरीज में हम एमीटर लगाते हैं और पैरेलल में हम वोल्टमीटर लगाते हैं, राइट. इस तरीके से कोई सर्किट होता है. तो आप सीरीज में लगाते हैं एमीटर, पैरेलल में लगाते हैं वोल्टमीटर. लेकिन हुआ क्या है, मिस्टेक से वोल्टमीटर एमीटर की जगह लग गया, यानी सीरीज में लग गया है स्टूडेंट्स, और एमीटर पैरेलल में लग गया है, राइट. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा नन इज डैमेज्ड, राइट स्टूडेंट्स. यानी जो वोल्टमीटर है उसको आपने सीरीज में लगा दिया, एमीटर को आपने पैरेलल में लगा दिया, तो क्या यहाँ पर वोल्टमीटर डैमेज होगा या एमीटर डैमेज होगा या फिर दोनों डैमेज हो जाएंगे या फिर कोई भी डैमेज नहीं होगा. तो आप ध्यान रखें यहाँ पर ना वोल्टमीटर डैमेज होगा ना एमीटर डैमेज होगा, इसलिए ऑप्शन होगा नन इज डैमेज्ड. अब क्यों ऐसा हुआ, देखिए वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हाई होता है, यानी इट इज़ ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, और एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है. तो जब वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, अगर वो सीरीज में लग गया है बाय मिस्टेक, तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, तो इसीलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. तो इसलिए भले ही एमीटर पैरेलल में लग गया, वोल्टमीटर सीरीज में लग गया है, जब करंट ही रिड्यूस हो गया है तो यहाँ पर वो डैमेज नहीं होंगे, राइट स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर आप ध्यान रखें, नन इज डैमेज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स. When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies that angle between them is either 0 or 180 degree, is necessarily 90 degree, can have any value other than 90 degree, can have any value other than 0 and 180 degree. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है. मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू है b और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर v, और बोला जा रहा है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नॉन जीरो, यानी वो जीरो नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो होगा v और b के बीच में वो क्या होगा. ऑप्शंस आपके सामने हैं. तो ध्यान रखेंगे आप एक बात कि अगर पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज है, अगर वो फील्ड के अलोंग एंटर करता है या फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एंटर करता है, तब उस पर फोर्स जीरो होता है. कहने का मतलब थीटा अगर 0 डिग्री है या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, क्योंकि फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा. तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी जीरो होती है, 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है. तो इसका मतलब फोर्स जीरो होगा दोनों केस में. अदरवाइज पार्टिकल को आप किसी भी एंगल पर भेज दीजिए, एक्सेप्ट दीज टू केसेस. आप पार्टिकल को परपेंडिकुलरली भेज दीजिए, एक्यूट एंगल पर भेज दीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल पर भेज दीजिए, किसी भी एंगल पर भेज दीजिए, उस पर फोर्स लगेगा और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा, QVB साइन थीटा, यानी फोर्स नॉन जीरो होगा. तो इसका मतलब क्या है, इट कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180 डिग्री, यानी पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में ना हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव ना कर रहा हो. ओके, फिर वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो उस पर चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा. तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी. ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आप ध्यान दें कि गिवन क्या है, राइट. क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं. आप देख लीजिए, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला जा रहा था काइनेटिक एनर्जी इज सेम और रेडियस का रेशियो पूछा गया था. इस बार टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा और प्रोटॉन का पार्टिकल क्या हो, प्रोटॉन का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, राइट. मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों पर चार्ज अलग है, दोनों का मास अलग है, लेकिन इस बार बोला जा रहा है दोनों की वेलोसिटी सेम है, राइट. ध्यान देंगे. तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, फॉर्मूला होता है mv अपॉन QB. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन QB. आप नोट कर लीजिएगा दोनों को. इस बार टाइम पीरियड का रेशियो पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया क्या रिलेशन होगा दोनों का. तो अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन QB, एक जनरल फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन QB, राइट. तो अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड, अल्फा पार्टिकल पर मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका मास कितना है mp. अगर इसका mp है प्रोटॉन का तो उसका हो जाएगा 4 mp. इस पर चार्ज अगर e है प्रोटॉन पर तो उस पर हो जाएगा 2e. आप समझ गए क्यों होता है 2e, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हमने मास किया 4 टाइम्स. क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता इसलिए 2e चार्ज रह गया, 4e नहीं हुआ.
तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ m की जगह 4mp करना है और q की जगह 2e करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πm/qv। तो ये जाएगा स्टूडेंट्स 2π/4mp/q की जगह क्या लिखना है 2e/b, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 से 4 कैंसिल, कितना हो गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2πmp/EB, लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे 2 × 2πmp/EB। अब प्रोटॉन का टाइम पीरियड देखिए, प्रोटॉन का कितना हो जाएगा 2πmp/EB। देखिए प्रोटॉन का टाइम पीरियड है 2πmp/EB, तो हम यहाँ पर 2πmp/EB की जगह TP लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा TA = 2 ऑफ TP। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड, अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड प्रोटॉन के टाइम पीरियड के ट्वाइस होगा। आप खुद करके देखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स दैट ऑफ द प्रोटॉन। यानी इस बार जो है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन जो फील्ड में जाएंगे एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेंगे। देखिए इस तरीके से एंटर, अगर बाहर से एंटर करेंगे तो इस तरीके से सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हुए बाहर आ जाएंगे, राइट। सेमी सर्कुलर पाथ होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगर बाहर से एंटर करते हैं, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और परपेंडिकुलरली फील्ड अप्लाई कर देता है तो सर्कुलर पूरा पाथ कंप्लीट करता है, राइट। अगर इनवर्ट फील्ड है, थोड़ा आप यहाँ पर ये भी ध्यान दें, मैं ऑल्दो पहले एक वीडियो में बताया भी है, अगर इनवर्ट फील्ड है, पॉजिटिव पार्टिकल एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ कैसा होगा, कैसा होगा स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज। यानी पॉजिटिव पार्टिकल एंटर करता है इनवर्ट फील्ड में तो पाथ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल एंटर करता तो पाथ कैसा होता, क्लॉकवाइज, यानी वो क्लॉकवाइज घूमता। ओके स्टूडेंट्स, अगर फील्ड आउटवर्ड है यानी डॉट से रिप्रेजेंट किया गया और पॉजिटिव पार्टिकल एंटर करता है तो पाथ कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का एंटी क्लॉकवाइज अगर फील्ड आउटवर्ड है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 2 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन होगा अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट आई एट द इंस्टेंट व्हेन ए चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी हैज वेलोसिटी वी एज शॉन द फोर्स ऑन द चार्ज इज। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, अलोंग ओ वाई, अपोजिट टू ओ वाई, अलोंग ओ एक्स, अपोजिट टू ओ एक्स। देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है, यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, और जो पार्टिकल है वो एक्स की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पर अलोंग ओ वाई एक्स दिया हुआ है ना, इधर एक्स है इधर वाई डायरेक्शन है। तो आप देखेंगे पार्टिकल जो है प्लस क्यू वो पी से एक्स की तरफ जा रहा है और करंट है ऊपर की तरफ। तो आप ध्यान दें, अगर इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो जिसका फील्ड होगा वो कैसा होगा, पी पॉइंट पर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसा होगा, इनवर्ड होगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसा होगा, पी पॉइंट पर फील्ड इनवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ। ओके, इस तरीके से इनवर्ड होगा, पार्टिकल जा रहा है राइट की तरफ। ओके, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाइए आप। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनवर्ड, मिडिल फिंगर राइट की तरफ। तो थंब क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। थंब बताता है फोर्स की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, किधर वो मूव कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, यानी ओ वाई की डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, अलोंग ओ वाई। जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स प्लस क्यू चार्ज पर वो किधर लगेगा, अलोंग ओ वाई लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल भी आप लगा सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल में पाम बताती है किधर फोर्स लगेगा, बस आपको थंब को पॉइंट करना होता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की तरफ, और जो फिंगर्स हैं उनको पॉइंट करना होता है फील्ड की तरफ। तो आप अगर फिंगर्स को फील्ड की तरफ कर देते हैं, थंब को आप राइट में कर देते हैं, तो पाम ऊपर की तरफ आएगी आपकी। देखिए, तो पाम बताती है किधर फोर्स लग रहा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अलोंग ओ वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। When a charged particle moves perpendicular to a magnetic field, then speed of the particle is changed, speed of particle remains unchanged, direction of the particle remains unchanged, acceleration of the particle remains unchanged। पढ़ लीजिए अच्छे से और ऑप्शन देख लीजिए, बताइए क्या होगा, सोचिए, गैस कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें कि मैंने एज्यूम कर लिया है कि फील्ड इनवर्ड है, क्योंकि मैंने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। मान लीजिए फील्ड इनवर्ड है और पार्टिकल परपेंडिकुलरली इसमें एंटर करता है। कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, लेट्स से पॉजिटिव पार्टिकल है, ओके, प्रोटॉन है, तो एंटर करेगा। एंटर करते हुए उस पर एक फोर्स लगेगा इस तरफ,
राइट, राइट हैंड फ्लैमिंग रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर वो पार्टिकल इधर जा रहा है तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, तो थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा, फिर यहाँ आएगा पार्टिकल, फिर दोबारा इधर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर इधर लगेगा, यानी हर पॉइंट पर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ये मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। ये सीधा ना जाकर ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, और अगर फील्ड में बाहर से एंटर किया तो सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हुए फील्ड से बाहर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि भाई ये जो यहाँ पर QVB फोर्स लगता है, मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो QVB साइन थीटा होता है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो ये 1 हो जाती है इसकी वैल्यू। तो QVB यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है mv²/r, यानी इसके इक्वल होता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर ट्रेवर्स करता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, इसकी जो स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन और स्पीड दोनों होते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, राइट, क्योंकि ये मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर इसकी देखिए वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड अनचेंज रहेगी, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कुछ खास इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है।